हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। MPS फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवादी उपागम। बताइए, यानी उदारवादी उपागम और नव उदारवादी उपागम। तो जैसे मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार से एक उदारवाद और नव उदारवादी उपागम भी है। चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवाद और नव उदारवाद की क्या सोच थी। उदारवाद राज्य के अंदर और विश्व के विभिन्न राज्यों के बीच शासन और प्रशासन का सिद्धांत है। तो उदारवाद ने हमेशा अपने सिद्धांतों में राज्य को महत्वपूर्ण माना और इनका मानना यह था कि राज्य को व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। तो उदारवाद ने सदैव अपने सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी और ये कहा कि व्यक्ति को इन सारी प्राथमिकता को पूरा करना चाहिए। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता व अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था और मुक्त बाजार पूंजीवादी द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनका मानना यह था कि अगर आप व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार देने हैं तो ये सिर्फ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मिल सकते हैं और इसके साथ साथ व्यक्ति को बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करने के खुला छोड़ देना चाहिए। वो केवल ऐसा वातावरण केवल पूंजी मुक्त बाजार पूंजीवादी में ही प्राप्त हो सकता है, यानी उसे मनपसंद रोजगार व्यापार करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। सरकार को किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाना चाहिए। 1970 के दशक में जहां यथार्थवाद का नव यथार्थवाद के रूप में पुनः अवतरण हुआ, यानी 1970 के दशक में यथार्थवाद से नव यथार्थवाद का जन्म हुआ, वहीं उदारवाद को भी नव उदारवाद के रूप में पुनः स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में नए उदारवादी विचारकों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए उदारवाद को 4 विचारधाराओं में विभाजित किया गया था। अब बात करते हैं उदारवाद के सिद्धांतों की मान्यताएं। पहला है उदारवाद के उपागम क्या सोचते हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदारवादी उपागम में व्यक्ति समस्त क्रियाकलापों का केंद्र तत्व है। वे संपूर्ण प्रगति को व्यक्ति के हितों के संदर्भ में देखते हैं। उनका मानना यह है कि उदारवाद जो है, उदारवादी उपागम जो है, उनका केंद्र बिंदु जो है वो है व्यक्ति, और इन्होंने अपने सिद्धांतों का केंद्र बिंदु व्यक्ति को मानकर और व्यक्ति के हितों के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। दूसरा है मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था। उदारवादी उपागम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इन्होंने उदारवादियों ने व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को महत्वपूर्ण माना और मानवीय बुद्धि और विवेक के आधार पर अपने सिद्धांतों को रचा। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य पर शासन उनकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए मनुष्य पर शासन उनकी सहमति के बिना नहीं किया जाता। इसलिए मनुष्य ने अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्यों का निर्माण किया और इसलिए मनुष्य को उनके मस्तिष्क का और अपनी योग्यता क्षमता का विकास करने के लिए उनकी मनपसंद कार्य करने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाना चाहिए। उदारवादी उपागम का मानना है कि राज्यों के हित में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। इनका मानना था कि राज्य जो है उनके हित में जो समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन केवल मनुष्य के द्वारा ही आता है, मनुष्य की मांगों के द्वारा। उदारवादी राज्य का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। चौथा, उदारवादियों का कहना है कि व्यक्ति एवं राष्ट्र के हित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तत्वों और आंतरिक कारकों से प्रभावित होते हैं। तो अगर देश के आंतरिक कारक हमारे देश के बाह्य कारकों को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारे लोगों की सोच होती है उस हिसाब से हमारे देश की सोच भी बनती है। उस आधार पर हम अपनी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। उदारवादी उपागम का मानना है कि खुली बातचीत, पारस्परिक निर्भरता और ऐच्छिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है। तो उदारवादी उपागम ये कहता है कि खुली बातचीत हमेशा हर विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से खुली बातचीत के द्वारा, पारस्परिक निर्भरता यानी एक दूसरे के निर्भर और ऐच्छिक सहयोग के द्वारा ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। अब ये उदारवादियों का औचित्य। अभी हमने बात करी उदारवादियों की विशेषताओं के बारे में, यानी उदारवादी जो थे वो व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर व्यक्ति के विकासात्मक कार्य करते हैं। 20वीं शताब्दी में उदारवादियों का विश्वास था कि मानव स्वभाव ना तो स्वार्थी है और ना ही लोभी। वो कभी ऐसा नहीं करते कि संघर्षों को पूर्ण रूप से रोका जाए या समाप्त किया जा सकता है, परंतु उनका कहना है कि शक्ति और सद्भावना, विवेक, शिक्षा और विज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है। उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आचरण तर्क संगत बनाया जा सकता है। उदारवादी राज्य और उपागम का उदय मानव के स्वभाव को सकारात्मक मानता है। तो यानी ये मानव को इम्पोर्टेंस मानते हैं। उदारवादी हमेशा व्यक्तियों को बिना रोक टोक के अधिक से अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देने का समर्थन करते हैं और इनका मानना है कि मनुष्य के स्वभाव बदलने पर राज्य के हित भी बदल जाते हैं। अब ये बात करते हैं नव उदारवादी। तो ये उदारवाद के बारे में बात करी। नव उदारवादी इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य एक विवेकशील और अच्छा प्राणी है और ये दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम है।
राज्य अपने आप में निरंकुश एवं स्वतंत्र है नहीं है, बल्कि इनके अपने अन्य हित भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकताहीन के बावजूद राज्य आपस में सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो बिना रोक टोक के जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है मुक्त बाजार में, तो इससे एक दूसरे के लोग की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और इससे समाज में जो होता है विकासात्मक जो समाज होता है वो तरक्की करता है और राज्य अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा करता है। नव उदारवादियों के अनुसार यथार्थवादियों ने झगड़े की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ों के साथ साथ आपसी सहयोग की प्रवृत्तियां भी उपस्थित होती हैं, जैसे निरंतर परस्पर संपर्क, व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान आदि, जो राज्यों में परस्पर विश्वास पैदा करते हैं। अब बात करते हैं नव उदारवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है, नव उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथा स्थिति को बनाए रखने का समर्थन करते हैं। इनका मानना ये कि जैसी स्थिति आज के टाइम पे चल रही है, प्रत्येक देश जैसा है उसको वैसा ही और वैसी स्थिति को बनाए रखना चाहिए। दूसरा है, नव उदारवादी उपागम समस्या को हल करने के लिए संबंधित सिद्धांत है। ये नव उदारवादी जो कहता है कि ये कानून के द्वारा सारी समस्याओं को हल करना चाहिए। नव उदारवादी उपागम संघर्ष के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य का जो विवाद है वो संघर्ष से नहीं बल्कि आपसी सहयोग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। लड़ाई झगड़े को इन्होंने बिल्कुल मना करा। नव उदारवादी उपागम अध्ययन और विश्लेषण पर अधिक बल देते हैं। कहते हैं कि हमें हर राज्य और देश का की शक्ति का हमेशा अध्ययन विश्लेषण करते रहना चाहिए। नव उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रमुख विषय मानते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इससे संबंधित संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है, नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थाओं, अन्य अक्षर तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना चाहिए, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर ही हम मनुष्य का विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं नव उदारवादी संस्थावाद की मान्यताएं। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य देश में महत्वपूर्ण विषय है। राज्य विवेकशील पात्र होते हैं जो सभी क्षेत्रों में केवल अपने हितों की अधिक वृद्धि करने के इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रतियोगी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में राज्य सहयोग के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रदान करता है। वे इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि इस सहयोग से दूसरे राज्य को अधिक लाभ होगा या नहीं। तीसरा है, इस सहयोग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा संधियां, अनुबंध तथा समझौते का उल्लंघन है और राज्य द्वारा धोखा देने की संभावना है। तो इस तरह से इन्होंने बात कही कि हर राज्य जो होते हैं, जो सहयोग जो खत्म होता है, भरोसा खत्म जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि संधियों को तोड़ना, समझौतों को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, राज्य के द्वारा धोखा देना, ये हमारी अराजकता का कारण बन जाते हैं। तो इस तरह से नव उदारवादियों ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग में कई समस्याएं होती हैं, परंतु जहाँ राज्यों को लगता है कि ये परस्पर लाभकारी है तो वहाँ पर हमें आपसी सहयोग को बढ़ाकर आपसी बातचीत के द्वारा और एक दूसरे लाभ के द्वारा उस समस्या को दूर कर देना चाहिए। तो ये उदारवादी और नव उदारवादी उपागम में इसे बहुत बारीकी से पढ़िएगा। लगभग उदारवाद और नव उदारवाद की जो सोच थी वो थोड़ी 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 अलग है, बाकी सब मैच है। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।